हेलो जम्मू और कश्मीर, एक ऐसा नाम जो अक्सर हमारे इर्द गिर्द चर्चा का विषय बना रहता है। लेकिन क्या हम वाकई इसके पूरे इतिहास को समझते हैं? आज के इस एक्सप्लेनर में हमारा लक्ष्य बिल्कुल यही है। बिना किसी पूर्वग्रह के सिर्फ और सिर्फ ऐतिहासिक रिकॉर्ड और ठोस तथ्यों के आधार पर जम्मू और कश्मीर के गहरे, जटिल और कई परतों वाले इतिहास को शुरुआत से समझने की कोशिश करते हैं। चलिए इतिहास के पन्नों को एक एक करके पलटते हैं। जरा सोचिए, प्राचीन काल में लोग इस जगह को क्या मानते थे और आज ये क्या बन चुका है। प्राचीन लोक व्युत्पत्ति के अनुसार कश्मीर शब्द संस्कृत के दो शब्दों से बना है, का यानी पानी और शिमिरा यानी सुखाना। इसका सीधा सा मतलब हुआ पानी से सुखाई गई जमीन। लेकिन आज के दौर में क्या हमारे दिमाग में ये प्राचीन अर्थ आता है? बिल्कुल नहीं। आज ये क्षेत्र आधुनिक भू राजनीतिक सुर्खियों और विवादों का पर्याय बन चुका है। तो चलिए बिना देर किए इसमें गहराई से उतरते हैं। इस पूरे सफर को हम 5 अहम हिस्सों में बांट कर देखेंगे। प्राचीन काल के राजवंशों से लेकर मध्यकालीन युग के सांस्कृतिक बदलाव, अंग्रेजों के समय का डोगरा काल, फिर 1947 का वो नाजुक मोड़ और आखिर में आज का आधुनिक राज्य। सबसे पहले बात करते हैं प्राचीन काल और राजवंशों की। समय के पहिए को हजारों साल पीछे घुमाते हैं, उस दौर में जब इस क्षेत्र में इंसान ने बसना ही शुरू किया था। यकीन मानिए, यहाँ का इंसानी इतिहास बहुत ही पुराना है। हाल ही में कश्मीर घाटी में पूरा पाषाण काल के विलुप्त हो चुके हाथियों की प्रजाति की हड्डियां मिली हैं, जो करीब 3 लाख साल पुरानी हैं। इसके बाद 3000 ईसा पूर्व के आसपास नवपाषाण बस्तियां बसनी शुरू हुई। फिर 3री शताब्दी ईसा पूर्व में महान मौर्य सम्राट अशोक ने यहाँ बौद्ध धर्म की नींव रखी और पहली शताब्दी आते आते कुषाण साम्राज्य के तहत इस क्षेत्र ने एक बिल्कुल ही नई ऊंचाइयों को छुआ। अब देखिए, पुरातत्व अपनी जगह है और हमारी पौराणिक कथाएं अपनी। 12वीं शताब्दी के ऐतिहासिक ग्रंथ राजतरंगिणी की माने तो ये पूरी घाटी पहले एक बहुत विशाल झील हुआ करती थी। कहा जाता है कि महान हिंदू ऋषि कश्यप ने एक पहाड़ को काटकर इस झील का पानी निकाल दिया और इसे रहने लायक बनाया। इसी कश्यपपुर से नाम पड़ा कश्मीर। है ना दिलचस्प? 4वीं शताब्दी तक आते आते ये इलाका एक बहुत बड़ा एजुकेशनल हब बन चुका था। राजा कनिष्क ने यहीं पर चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किया था। ये ज्ञान का एक ऐसा केंद्र था जहां से कश्मीरी मिशनरियों ने दूर दराज तिब्बत और चीन तक जाकर बौद्ध धर्म का प्रचार किया। कुमारजीव जैसे मशहूर विद्वान इसी धरती की उपज थे। ये संस्कृत शिक्षा और बौद्ध दर्शन दोनों का ही एक बेहद शानदार दौर था। अब आते हैं दूसरे अहम पड़ाव पर, मध्यकालीन युग। ये वो समय था जब इस क्षेत्र की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान पूरी तरह से एक नए सांचे में ढल रही थी। 7वीं से 14वीं शताब्दी के बीच कश्मीर ने कारकोटा और उत्पल जैसे शक्तिशाली हिंदू राजवंशों का दौर देखा। राजा ललितादित्य जैसे शासकों ने इसे एक शाही ताकत बना दिया था। इसी समय के आसपास अभिनव गुप्त जैसे दार्शनिकों के साथ कश्मीर शैवाद नाम का एक अद्वैतवादी दर्शन फला फूला। इस दर्शन का प्रभाव इतना गहरा था कि इसने दूर दक्षिण भारत तक के विचारकों को प्रभावित किया। लेकिन वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। आंतरिक उथल पुथल शुरू हुई और 1320 ईस्वी में जुलजुम नाम के एक तुर्क मंगोल शासक ने घाटी पर एक बेहद विनाशकारी हमला कर दिया। इसके कुछ ही समय बाद 1339 ईस्वी में शाम मीर के तख्ता पलट के साथ ही कश्मीर में मुस्लिम शासन की शुरुआत हो गई। फिर 1586 में मुगल साम्राज्य ने इस पर अपना कब्जा जमा लिया और मुगलों के कमजोर पड़ने के बाद 1752 में अफगान दुर्रानी शासकों ने सत्ता हथिया ली। इतिहास के इस हिस्से को समझना बहुत जरूरी है। अफगान दुरानी शासन के दौर में भारी टैक्स, जबरन मजदूरी और धार्मिक उत्पीड़न अपने चरम पर था। इतिहासकार विक्टोरिया शोफील्ड का ये उद्धरण उस दौर की सच्चाई को बड़ी बेबाकी से रखता है। आम लोगों से बहुत भारी कर वसूला गया और ये एक ऐसा समय था जिसे इतिहास में काफी क्रूरता के साथ याद किया जाता है। तो यहाँ असल में हुआ क्या? सांस्कृतिक ताना बाना पूरी तरह से बदल गया। 14वीं शताब्दी से पहले जहां संस्कृत और हिंदू पुजारियों का वर्चस्व था, वहीं उसके बाद मध्य एशिया से आए सूफी संतों और मिशनरियों ने एक नया प्रभाव डाला। नंद ऋषि जैसे संतों ने सूफी और शैव विचारों को एक साथ मिला दिया और धीरे धीरे राजकाज और पढ़ाई की भाषा संस्कृत से बदलकर फारसी हो गई। आप बढ़ते हैं तीसरे अध्याय की ओर, डोगरा काल। ये अंग्रेजों का वो औपनिवेशिक दौर था जब कागज और स्याही से वो सीमाएं खींची गईं जिन्हें आज हम नक्शे पर देखते हैं। 1846 की अमृतसर की संधि को समझना बहुत दिलचस्प है। अंग्रेजों ने सिर्फ 75 लाख रुपए में कश्मीर घाटी को गुलाब सिंह के हाथों सौंप दिया। यहीं से जन्म हुआ जम्मू और कश्मीर की कृत्रिम रियासत का। कृत्रिम इसलिए क्योंकि इसने बौद्ध बहुल लद्दाख, मिश्रित आबादी वाले जम्मू और सुन्नी बहुल कश्मीर घाटी यानी बिल्कुल अलग अलग संस्कृतियों और धर्मों वाले लोगों को एक ही निरंकुश शासन के नीचे ला खड़ा किया। अगर हम 1901 की ब्रिटिश जनगणना के आंकड़े देखें तो पूरी रियासत में मुस्लिमों की आबादी का विशाल बहुमत था, जो करीब 74% के आसपास था। हालांकि अकेले जम्मू क्षेत्र की बात करें तो वहां लगभग 50% हिंदू आबादी थी और ये जनसांख्यिकीय संतुलन या डेमोग्राफिक्स एक पूरी सदी तक लगभग ऐसा ही बना रहा। लेकिन इस दौर की सबसे बड़ी समस्या थी एक बहुत गहरी सामाजिक आर्थिक खाई।
एक तरफ वो मुस्लिम किसान थे जो भारी बहुमत में थे पर गरीब और कर्ज में डूबे थे। दूसरी तरफ हिंदू कुलीन वर्ग और डोगरा शासक थे जो उन पर भारी कर लगाते थे। इसी शोषण और भेदभाव ने 1930 के दशक में पहली बार राजनीतिक संगठन और सत्ता के खिलाफ विद्रोह के बीज बोए, जो स्वतंत्रता संग्राम के समय काफी अहम साबित हुए। और अब आते हैं उस दौर पर जिसने पूरे उपमहाद्वीप को हिलाकर रख दिया, विभाजन और 1947 का संकट। 1947 में घटनाएं इतनी तेजी से हुई कि उनकी क्रोनोलॉजी समझना बेहद जरूरी है। सबसे पहले महाराजा के भारी टैक्स के खिलाफ पुंछ में विद्रोह हुआ। महाराजा ने स्थिति टालने के लिए पाकिस्तान के साथ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट यानी यथास्थिति समझौता कर लिया, लेकिन फिर पश्तून आदिवासियों ने कश्मीर पर हमला कर दिया। इस आपात स्थिति में महाराजा ने भारत सरकार से सैन्य मदद मांगी और बदले में उन्हें भारत के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन यानी विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने पड़े। इस भयंकर संकट के बीच यूनाइटेड नेशंस की एंट्री हुई। 1949 में संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि राज्य का भविष्य एक स्वतंत्र जनमत संग्रह या प्लेबिसाइट से तय होगा, लेकिन ये जनमत संग्रह कभी हकीकत नहीं बन पाया क्योंकि दोनों देश इस बात पर ही सहमत नहीं हो पाए कि सेना को कैसे और कितना हटाया जाए। इसी एक असहमति ने भविष्य के लिए दोनों देशों के रिश्तों में कड़वाहट घोल दी। इसी के साथ हम पहुंचते हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, आधुनिक राज्य और वर्तमान स्थिति। 1947 और उसके बाद के संघर्षों ने उन सीमाओं को पक्का कर दिया जो आज के खंडित मानचित्र का रूप ले चुकी हैं। आज का नक्शा अगर हम देखें तो पूर्व रियासत का क्षेत्र मुख्य रूप से 3 देशों के प्रशासन में बटा है। भारत लगभग आधे हिस्से का प्रशासन करता है, जिसमें जम्मू, कश्मीर घाटी और लद्दाख आते हैं। पाकिस्तान लगभग 1/3 हिस्से को नियंत्रित करता है और चीन अक्साई चिन वाले इलाके का प्रशासन करता है। इसका नतीजा ये है कि आज ये दुनिया के सबसे अधिक सैन्यीकृत यानी हाईली मिलिटराइज्ड क्षेत्रों में से एक बन गया है। आधुनिक काल की टाइमलाइन पर नजर डालें तो 1962 में अक्साई चीन को लेकर भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ। फिर 1989 आते आते कश्मीर घाटी में सशस्त्र विद्रोह काफी तेज हो गया, जिसने पूरे राज्य को अशांत कर दिया। और हाल ही में 2019 में एक बहुत बड़ा संवैधानिक बदलाव हुआ, जब भारत ने अनुच्छेद 370 को हटाकर राज्य को 2 अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेशों में पुनर्गठित कर दिया। तो हमने पूरा पाषाण काल की हड्डियों से लेकर आज की खींची हुई राजनीतिक सीमाओं तक का सफर तय किया। हजारों सालों का ये इतिहास, जहां राजा आए और गए, विचारधाराएं बदलीं, संस्कृतियों का संगम हुआ और सीमाएं टूटती बनती रहीं। इन सभी ऐतिहासिक पड़ावों को पार करने के बाद एक सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। इतनी जटिलताओं और बदलावों को समेटे हुए कश्मीर के इतिहास का अगला अध्याय आखिर कैसे लिखा जाएगा? सोचने वाली बात है ना? इस एक्सप्लेनर में मेरे साथ इतिहास के इस गहरे सफर पर चलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।